नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो कि आपके लिए आपका 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नया केंद्रीय फॉरेंसिक आपका विज्ञान प्रयोगशाला CFSL भवन उद्घाटित आपका किया है, मतलब उद्घाटन किया है। तो कौन उद्घाटन किया है। तो आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह। कौन हो जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो आपको याद रखना है अमित शाह हो जाते हैं गृह मंत्री। तो किस शहर में आपसे पूछा है, किस शहर में उद्घाटन हुआ था। तो आपको याद रखना है पटना होगा कि मुंबई होगा कि चेन्नई होगा कि कोलकाता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो कि आपको बता दें जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय जो आपका फॉरेंसिक आपका विज्ञान प्रयोगशाला है उस भवन का उद्घाटन किया है। किस शहर में किया है। तो आपको याद रखना है कोलकाता में। और आपको बता दें कि जो इस भवन का लागत है कितनी है। तो आपको हम बता दें 88 करोड़। कितना है 88 करोड़ इस भवन का आपका मतलब उद्घाटन हो जाता है। मतलब इस भवन का उद्घाटन राशि कितने का हुआ है। तो 88 करोड़ का। जो आपका CFSL है आपका, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपको याद रखना है सेंट्रल आपका फॉरेंसिक आपका साइंस लेबोरेटरी। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। किसके द्वारा आपका उद्घाटन हुआ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे मुंह में थोड़ा छाला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश में भारत जापान समुद्री आपका संबंधों का लेकर चर्चा हुई है। तो जो आपका भारत और जापान है आपका समुद्री संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। कौन सा हो जाएगा शहर मतलब देश। जापान होगा, भारत होगा, श्रीलंका कि सिंगापुर। तो आपको बता दें कि आपका उत्तर तो प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है, मतलब भारत और जापान। कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें जो है आपका भारत या जापान बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन टाइप करने का थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। तो इसमें आपका जो है कि भारत और जापान ने आपको बता दें कि इसके बीच जो है आपका समुद्री जो संबंध है सहयोग पर चर्चा किया गया। आपको बता दें कि जो आपका 3 जून था, 3 जून 2025 को भारत में हुआ था, मतलब भारत और जापान के बीच आपका समुद्री समझौता। आपको बता दें कि इन दोनों देशों की बात करते हैं, मतलब भारत और जापान की बात करते हैं। तो इन दोनों देशों के जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र है आपका, इसकी सुरक्षा बल पर मतलब जोर दिया गया, मतलब बल दिया गया है। तो आपको याद रखना है 3 जून 2025 को समझौता हुआ, मतलब चर्चा हुआ और किन दो देशों के बीच। तो आपको याद रखना है भारत और आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत और जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में क्या पूछा है। हाल ही में किस भारतीय महिला आपका पहलवान 2025 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन से खिलाड़ी हो जाते हैं। विनेश फोगाट की आपका ऑप्शन दिया आपका साक्षी मलिक, अंशु मलिक की आपका दिव्या काकरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें जो अंशु मलिक है, अंशु मलिक की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है। तो आपको बता दें जो आपका भारतीय महिला पहलवान है इनकी बात करते हैं, कौन हो जाती हैं अंशु मलिक, जो कि एशियाई कुश्ती में चैंपियन में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक जीती हैं। तो आपको बता दें स्वर्ण पदक, जो कि 2025 में, किस वर्ष। तो आपको याद रखना है 2025 में। आपको हम बता दें कि इन्होंने जो है आपका 57 किलो का जो है जीत हासिल किया है। और आपको बता दें कि एशिया का मतलब दूसरा स्वर्ण पदक आपका मतलब इनका हो जाता है। अंशु मलिक जो हैं, अंशु मलिक एशिया का दूसरा स्वर्ण पदक हो जाता है, जो कि 2025 में एशियाई कुश्ती का चैंपियनशिप
कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन हो जाते हैं? तो अंशु मलिक इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। भारत जेन आपका समिट 2025 किस क्षेत्र में आपका भारत की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है? ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन बी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी आपका रक्षा है। तो दोस्तों थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। कि मतलब जो आपका भारत जन आपका समिट 2025 की बात करते हैं तो किस क्षेत्र में आपका मतलब हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपका एआई है, एआई की बात करते हैं तो और जो आपका एआई विकास की गति को देने के लिए इसको आयोजित किया गया है। जो आपका एआई आपको बता दें कि एआई वर्तमान समय में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। मतलब आप लोग कोई भी काम करने के लिए, फ़ोटो बनाना है, वीडियो बनाना है, आपको कुछ भी पीडीएफ एडिट करना है, कुछ भी करवाना है, आप एआई की मदद से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोग इसको काम कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो आपको बता दें जो आपका एआई है उसके विकास के लिए इसको आयोजित किया गया है। कौन सा समिट हो जाएगा? भारत जन समिट 2025। और इसको उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था मतलब आयोजित करने का? तो आपको बता दें जो आपका भाषाई है और आपका सांस्कृतिक की बात करते हैं, सांस्कृतिक को एआई की मदद से समाधान मतलब विकसित करने के लिए इसको किया गया है। तो आपको बता दें जो आपका एआई है इसमें आपका काम आसान हो जाता है और कम समय में हो जाता है। इसलिए इस मतलब जो है आपका समिट को मतलब आयोजित किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एआई हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 2025 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है आपका सुलभ आपका इंटरनेशनल, ऑप्शन बी आपका इसरो, ऑप्शन सी आपका डॉक्टर दिलीप महानोबिल, ऑप्शन डी आपका टाटा साइंस। क्या हो जाएगा? टाटा साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 2025 में गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं किसे दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर दिलीप महानोबिल को। और आपको बता दें जो आपका गांधी शांति पुरस्कार है इसकी बात करते हैं तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें जो है आपका गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक सेवा। कौन सा? जो आपका सामाजिक सेवा होता है और आपका सांख्यिकी में योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है। तो आपको याद रखना है 1 करोड़ रुपया राशि मिलता है मतलब गांधी शांति पुरस्कार में। और आपको बता दें कि जो गांधी शांति पुरस्कार है इस पुरस्कार को महात्मा गांधी की जयंती मतलब जो आपका 125वीं जयंती मनाई गई थी उसी जयंती पर इस पुरस्कार को मतलब आयोजित किया गया था, मतलब उद्घाटन किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको हम क्या बताए हैं? सामाजिक सेवा और सांख्यिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार राशि क्या बताए हैं हम आपको कि 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको हम बता दें डेली मॉर्निंग में हम आपको सुबह में आपको हम करंट अफेयर की क्लास देते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे चैनल से करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। और बाकी की आपको बता दें हिंदी करंट अफेयर और जो आपका स्टैटिक जीके है आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। चैनल के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं एमडी और जो है सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है आपका के श्रीनिवासन, ऑप्शन बी आपका अश्विनी कुमार, ऑप्शन सी आपका आशीष पांडे, ऑप्शन डी आपका संजय अग्रवाल। तो जो आपका यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जो आपका एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशीष पांडे। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आशीष पांडे हैं, आशीष पांडे क्या हो जाते हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी मतलब सीईओ हो जाते हैं।
आपको बता दें कि जो आशीष पांडे हैं, इन्होंने आपको बता दें कि ये पहले मतलब किस बैंक के मतलब कार्यकारी निदेशक रहे थे। तो आपको बता दें जो आशीष पांडे हैं वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कौन सी बैंक के, महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं। और वर्तमान समय में जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, तो आशीष पांडे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आशीष पांडे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना और गठन वर्ष कब हुआ था, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना कि जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसका उत्तर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, IMF, जो IMF है आपका के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका बन जाएगा। तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आपको हम बता दें दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था आपका वर्तमान समय में आपका जर्मनी हो जाएगा। कौन सा, तो जर्मनी हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले स्थान पे कौन है विश्व में, तो आपको याद रखना है जो आपका अमेरिका देश है, अमेरिका आपका पहले नंबर पे है और आपका चीन जो है दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आपका जर्मनी हो जाता है, चौथे पे आपका भारत हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं जापान हो जाता है आपका 5वें नंबर पे। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि दुनिया में आपका जो है सबसे टॉप पे मतलब सबसे पहले स्थान पे आपका कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको याद रखना अमेरिका, दूसरे स्थान पे आपका चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत, 5वें पे आपका जापान। और आपको हम बता दें कि अभी वर्तमान समय की बात है, अभी जो रिपोर्ट आया है आपका उसमें हम आपको बता दें कि जो भारत का है आपका मतलब भारत कौन से स्थान पे बन गया है अर्थव्यवस्था में। तो आपको बता दें भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले चौथे स्थान पे जापान था। तो जापान को पीछे करके भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया है, मतलब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आपको हम बता दें कि जो आपका भारत देश है, भारत की बात करते हैं तो जो आपका GDP है, GDP कितना है, तो आपको बता दें 4.19 आपका ट्रिलियन डॉलर मतलब वर्तमान समय में भारत का GDP हो जाता है। और वहीं पे जापान की बात करते हैं तो जापान में आपका 4.18 ट्रिलियन डॉलर, मतलब एक अंक पीछे रह गया जापान, नहीं तो भारत पीछे रह जाता है। इसलिए मतलब वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय मतलब जापान को पीछे करके भारत जो है आपका चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, तो आप लोग देख सकते हैं 4.19 आपका ट्रिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि जो आपका भारत है आपका दुनिया के तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था आपका बन जाएगा। कब तक, तो आपको याद रखना है 2028 तक इसको मतलब बनने में तीसरे स्थान पर ग्रहण कर सकता है। क्योंकि आपको बता दें अभी वर्तमान में आपका भारत GDP में चौथे स्थान पे है, जो कि पहले बता दें पहले 5वें पे था, वर्तमान समय में चौथे स्थान पे है। तो 2028 तक मतलब तीसरे स्थान पर आने की मतलब पूर्ण मतलब IMF के अनुसार, इनके अनुसार आपको बता दें तीसरे स्थान पर आ सकती है मतलब अर्थव्यवस्था मतलब GDP। तो आपको हम क्या बताए हैं कि भारत की अनुमानित GDP कितना रह जाएगी मतलब 2028 तक। तो आपको हम बता दें कि जो आपका 5.58 है इतना ट्रिलियन डॉलर आपका GDP अनुमानित किया गया है 2028 तक। किसके अनुसार, IMF के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 1 जून 2025 को वेस्टर एंड कमांड भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ एयर स्टाफ जो है आपका सासो के रूप में किसने आपका कार्यभार संभाला है। तो कौन से हो जाते हैं, तो आपको हम बता दें ऑप्शन ए क्या दिया है, एयर मार्शल आपका VR चौधरी, ऑप्शन बी आपका एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, ऑप्शन सी क्या है आपका एयर मार्शल आपका RKS भदौरिया, ऑप्शन डी क्या है आपका, तो ऑप्शन डी है आपका एयर मार्शल SK घोटिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें एयर मार्शल जो हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो एयर मार्शल VR चौधरी हैं
इनकी बात करते हैं तो 1 जून को, किस तारीख को, तो आपको हम बता दें 1 जून 2025 को, किस तारीख को, तो आप लोग तारीख ज़रूर याद कर लेना कि जो आपका 1 जून 2025 की बात करते हैं तो जो आपका वेस्टर्न एयर कमांड के शासकों की बात करते हैं तो कौन पद संभाला है, तो आप लोग देख सकते हैं एयर मार्शल VR चौधरी, जो कि आपको बता दें कि भारत की जो है मतलब कौन हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के शासकों के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब कार्यभार संभाला गया है, किस तारीख को, 1 जून 2025 को। अगर हम आपसे इसी में एक क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर पद्म बंदोपाध्याय, क्या हो जाएगा, तो बंदोपाध्याय, जो कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल थी, जो कि आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासक के रूप में किसी कार्यभार संभाला है, तो एयर मार्शल VR चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दें डेली हमारे करंट अफेयर की क्लास आप लोग इसी चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपको। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या करने वाला है। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 5 जून को मनाया जाने वाला आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है। तो आपको अगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 5 जून, किस तारीख को, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण आपका दिवस मनाया जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, जो आपका थीम है, थीम क्या है इस वर्ष की, तो आपको हम बता दें ऑप्शन ए क्या दिया है, रेस्टोरिंग इकोसिस्टम होगा, कि ऑप्शन बी दिया है आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन होगा, कि ऑप्शन सी आपका क्लाइमेट रेजिलियंस आपका होगा, कि ऑप्शन डी क्या दिया है आपका, तो ऑप्शन डी दिया आपका लैंड क्या लिखा है, रिस्टोरेशन आपका डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राट आपका क्या लिखा है, रेजिलियंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2025 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसका थीम यही होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको बता दें कि जो यह थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, तो इस दिवस का जो थीम होता है किसके द्वारा मतलब निर्धारित होता है, तो आपको बता दें जो आपका संयुक्त, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र है आपका, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस मतलब दिवस को मतलब आयोजित किया जाता है, इस थीम को आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो आप लोग को हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है इसका थीम संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मतलब हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका ULLAS मतलब उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया। तो ऑप्शन है आपका महिला शक्ति का सशक्तिकरण, ऑप्शन भी आपका डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी है आपका वयस्क साक्षरता, ऑप्शन डी आपका बालिका शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका उल्लास है, उल्लास की बात करते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका वयस्क साक्षरता के लिए इसको शुरू किया गया है। मतलब इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें कि 15 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं मतलब अशिक्षित हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको साक्षर बनाना है, मतलब उनको साक्षर बनाना है कितने वर्ष से लेकर, तो आपको बता देना है 15 वर्ष से जो अधिक लोग हैं मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या बनाना है, साक्षर बनाना है। तो इसका उद्देश्य यही था, मेन कार्य यही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वयस्क साक्षरता। तो कितने उम्र के लोगों को, तो आपको याद रखना है 15 उम्र के मतलब 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। अगर हम आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री हैं कौन हो जाते हैं,
तो आपको पता होगा कि जो है शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। तो आप लोगों को इसको क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना कि वर्तमान समय से रिलेटेड रहना चाहिए। और आपको बता दें कि इसका जो उद्देश्य था और एक क्या था, तो आपको बता दें जो आपका डिजिटल है, डिजिटल और जो आपका वित्तीय साक्षरता है, इसमें शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, तो जो आपका उल्लास है। तो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, तो आपको हम क्या बताएं, 15 वर्ष से अधिक आयु के अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको साक्षर बनाना इसका मेन कार्य था। तो क्या हो जाएगा, वयस्क साक्षरता। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 2025 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो आपको हम बता दें कि 110 होगा कि 126, 135, 141। तो आपको हम बता दें कि इसका राइट आंसर, पहली बात तो 2025 की बात करते हैं तो 2025 में इसकी रैंकिंग क्या रहने वाली है, तो आपको बता दें चौथी रैंकिंग रहने वाली है। और आपको हम बता दें कि 2023 में कितना था, तो प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ 2023 में जारी जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो आपको हम बता दें भारत की रैंकिंग थी 126। कितनी थी, तो आपको हम बता दें भारत की रैंकिंग थी जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 126। और वर्तमान समय में आपको बता दें चौथा स्थान हो जाता है, जो कि आपको बता दें जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है आपका वर्तमान में जो आपका GFP मतलब जो आपका ग्लोबल फायर आपका पावर है, मतलब GFP का मतलब ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं। तो GFP की सूचकांक की बात करते हैं तो भारत की जो आपका वैश्विक सैन्य रैंकिंग है कितनी थी, तो आपको याद रखना है 4 थी, मतलब चौथे स्थान पे थी। तो आपसे क्या पूछा है, 2023 में जारी ग्लोबल आपका पीस इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या थी, 126। और आपको हम बता दें कि जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है किसके द्वारा मतलब जारी किया जाता है, तो आपको बता दें जो आपका रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट में आपको बता दें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एवं पीस के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसको जारी किया जाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा। तो 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो आपको हम क्या होता है 126। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी 126 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 2025 क्या लिखा है, 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आपका नक्ष की बात करते हैं। नक्षा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, कि पृथ्वी का अवलोकन करना, कि अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को निगरानी करना, कि आपका नेविगेशन और मानचित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका नेविगेशन था आपका, और मानचित्र का मतलब अध्ययन करना इसका मेन कार्य था इसरो के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था, 2025 में जो आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मिशन था, तो आपको याद रखना है नक्षा प्रोग्राम, जो कि इसका उद्देश्य था कि मतलब भारत के जो नेविगेशन और आपका मानचित्र मतलब डिजिटल मानचित्र है उसको सेवाएं प्रदान करना। और आपको बता दें कि किस क्षेत्र के लिए, तो आपको बता दें जो आपका रक्षा क्षेत्र हो गया, आपका कृषि क्षेत्र हो गया, और शहरी नियोजन के लिए मदद के लिए इसको मतलब लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेविगेशन और मानचित्र। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत जैन समिट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है, बेंगलुरु कि दिल्ली में कि हैदराबाद कि पुणे। तो आपको बता दें जो आपका भारत जैन समिट की बात करते हैं 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है, किस शहर में आयोजित किया गया है, तो आपको बता दें इसको मतलब दिल्ली में। किस शहर में, तो आपको याद रखना है दिल्ली शहर में इसको आयोजन किया गया था। जो कि आपको बता दें कि 2025 का सबसे बड़ी, आपको बता दें भारत की सबसे बड़ी जो है आपका जो आपका AI है, AI को विकास के लिए मतलब इसको मतलब बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया है। क्योंकि आपको बता दें AI वर्तमान समय में बहुत ही एडवांस आपका टेक्नोलॉजी हो गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपको बता दें AI की मदद से आप लोग कुछ भी काम करवा सकते हैं, मतलब
फ़ोटो बनाना, वीडियो बनाना, आपको PDF एडिट करवाना है, टेक्स्ट करवाना है, मतलब कुछ भी काम करवाना है, आप लोग बहुत ही कम समय में आसानी से AI की मदद से अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपका भारत जेन समिट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? दिल्ली में। उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें कि उद्देश्य इसका मेन था कि जो आपका भारत का AI है, आपका AI को मतलब विकास के लिए बढ़ावा देना इसका मेन कार्य था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाल ही में जो आपका चर्चित आपका बुक है, बुक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? इंडियाज़ पाथ टू 2030, मतलब 2030। 2030 के लेखक कौन है? मतलब पुस्तक का नाम है क्या है? एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। इंडियाज़ पाथ आपका टू 2030। तो आप लोग देख सकते हैं 2030 मतलब 2030 के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपका अरविंद पनगड़िया, रमेश चंद्र, कौशिक बसु, किरण मजूमदार शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जो अरविंद पनगड़िया है इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। और आपको बता दें जो अरविंद पनगड़िया है, इसके पहले हम आपको बता दें नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग रट लेना कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि इंडियाज़ पाथ टू 2000 आपका मतलब 2030 तक, मतलब 30 के पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? अरविंद पनगड़िया। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना आप लोग कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। और आपको बता दें कि जो आपका इंडिया पाथ आपका 2030 आपका इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको बता दें जो आपका भारत है, भारत के आर्थिक विकास की रणनीति पर आपका चर्चा किया गया है इस पुस्तक में। तो लेखक हो जाते हैं अरविंद पनगड़िया। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य राष्ट्रीय आयोजन स्थल कौन सा है? तो आपका 21 जून को आपको क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को। तो आपसे क्या पूछा है कि जो आपका इस बार का क्या पूछा है? इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका मनाया जाएगा, मतलब मुख्य आयोजन आपका स्थल कौन सा होगा, किस जगह पे होगा? दिल्ली में होगा कि आपका ऋषिकेश में कि वाराणसी में कि मैसूर में? तो आपको हम बता दें इस बार का जो आयोजन होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं 21 जून को, तो आपका वाराणसी में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? वाराणसी में। आपको बता दें कि जो आपका 21 जून को होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका मुख्य आयोजन कहाँ पे होगा? तो आपको याद रखना है वाराणसी की जो आपके काशी विश्वनाथ धाम है वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब आयोजन स्थल रहने वाला है। और आपको एक बात और हम बता देते हैं कि जो आपका योग सप्ताह है, आपका योग सप्ताह की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होगा? तो आपको हम बता दे रहे हैं कि 15 जून से जो आपका योग सप्ताह है इसकी शुरुआत किया जाएगा। किसका शुरुआत? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग सप्ताह 15 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस आयोजन को भारत जो सरकार है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो आपसे अगर इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ सकता है कि जो आपका 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका योग दिवस है आपका किस मंत्रालय के तहत मतलब आयोजन स्थल आपका मतलब वाराणसी में किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है जो आपका आयुष मंत्रालय है, कौन सा? भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किस जगह पे? तो आप लोग देख सकते हैं वाराणसी के आपका काशी विश्वनाथ धाम में आपका इसका आयोजन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करेंट अफेयर के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।